हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, ठीक ठाक। आप सभी के बीच में हम एक बार फिर से अपनी वही क्लासेस जो जहाँ पे ख़त्म किया था वही क्लासेस आप सभी के बीच में एक बार फिर से लेकर आए हैं। और उसी क्लासेस को हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी क्लासेस को हम लोग आज वही जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा था। जितने लोगों ने अभी पिछली वीडियोज़ को जाके नहीं देखा है, मेरा यही सजेशन है कि आप जाएँ, पहले पिछली वीडियोस को आप जाके अच्छे से पढ़ाई कर आएँ और फिर इस वीडियो पर देखें। चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। तो हमारा जो है पहले वीडियो से आप लोग चालू करिए और लास्ट तक के हर एक वीडियो को बेहतर तरीके से देखते जाइए, अपना रेगुलरिटी बना के, ठीक है ना। तब चीज़ें आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगर आप बीच में आए हैं, क्लासेस को ओपन करके बैठ गए हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। आज जो हम लोगों को पढ़ना है, जो गॉस के नियम हम लोगों ने पढ़ा था उसी के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो हम लोगों की हेडिंग है वह है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोगों को पढ़ाई करनी है वो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझ लीजिएगा बेहतर तरीके से और जानकारी करिएगा, चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। क्या होता है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग? तो इस तरीके से हमने सबसे पहले हेडिंग डाल दी और इसमें हमको 3 डेरिवेशंस पढ़ने हैं। जिसमें जो पहला डेरिवेशन है, इसमें जो पहला डेरिवेशन है वो हमारा क्या है, इसमें जो पहला डेरिवेशन है वो है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण। पहला जो डेरिवेशन है हमारा वो है क्या, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण हम लोगों को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण हम लोगों को निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस तरीके से अनंत लंबाई की सीधे आवेशित तार के कारण हम लोगों को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से निकालना है। किसके लंबाई के कारण? अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है और उसके कारण हम लोगों को इस तरीके से निकालनी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझिएगा ध्यान पूर्वक और इसके बारे में हम बात करते हैं। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या है के बारे में बात करेंगे, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोगों को बात करना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनंत लंबाई के कारण हम लोग इस तरीके से एक तार सपोज करेंगे। सपोज इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार यहाँ से हमने इस प्रकार से ले लिया। सपोज इस तरीके से हमने यहाँ पर अनंत लंबाई का एक सीधा तार ले लिया, ये देखिए, ठीक है ना। इस तरीके से हमने सपोज यहाँ पर देखिए अनंत लंबाई का एक ऐसे सीधा आवेशित तार ले लिया और इस पर सपोज इस पर जो आवेश है हमारा वो क्या है, इस पर जो आवेश है इस प्रकार से एक समान रूप से प्लस की आवेश इस पर इस प्रकार से है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस पर जो आवेश है वो हमारा कितना है, प्लस क्यू आवेश इस प्रकार से है। अब हम क्या करेंगे, या इसी को हम थोड़ा और सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो इसी को अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बनाते हैं फिर से एक बार। तो इसको हमने सपोज इस तरीके से इसको बना लिया। कैसे बनाएंगे देखिए, सपोज इस तरीके से हमारे पास ये अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है। इस तरीके से मैंने ये एक अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार सपोज कर लिया और इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो सपोज प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से है। इस पर जो चार्ज है यहाँ पर सपोज इसमें जो चार्ज है, सारे चार्ज जो है ये हमारा जो है ये प्लस चार्ज है इसमें। एक मिनट,
इसमें जो चार्ज है, सपोज इस पर जो चार्ज है, हम लोगों ने इस पर जो चार्ज को सपोज कर लिया है, वो सपोज कितना चार्ज है इस पर, इस तरीके से इस पर जो चार्ज है हमारा, वो सपोज ऐसे प्लस क्यू चार्ज इस पर सपोज कर लिया है मैंने इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर जो चार्ज है वो ऐसे मैंने क्या कर लिया है, प्लस क्यू सपोज कर लिया है। और हम लोगों को पता है कि जो तार होता है अनंत लंबाई का, जो सीधा तार होता है वो जो होता है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो इस तरीके से उसको हम बेलन का शेप दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसा शेप दे देंगे, इसको हम इस तरीके से ऐसे बेलन के शेप को मान लेंगे। सपोज इस तरीके से ये क्या है, बेलन के शेप में है, ठीक है ना। इस तरीके से ये तार जो है ये इस तरीके से सपोज बेलन के आकृति का है। ये तार जो है इस तरीके से सपोज किस आकृति का है, ऐसे बेलन की आकृति का है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो तार की जो आकृति है ये कैसी है, इस तार की जो आकृति है वो सपोज ऐसे तार की जो आकृति है वो इस तरीके से सपोज ऐसे बेलनाकार आकृति है, ठीक है ना। ये जो तार होगा अनंत लंबाई का जो सीधा तार होगा उसकी आकृति जो है वो इस प्रकार से कैसी होती है, इस तरीके से बेलनाकार होती है। तो चीजें आपको क्या होंगी बताइए, चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई कि नहीं आई बताइए। और सपोज इस तार की जो लंबाई है, इस अनंत लंबाई का जो तार है, सपोज इसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया, सपोज इस अनंत लंबाई के तार को हमने सपोज क्या मान लिया है, अनंत लंबाई का ये जो तार है सपोज इसको मैंने कितना मान लिया है, L मान लिया है। तब इस तार का जो आवेश घनत्व होगा वो लैम्डा इस तरीके से होगा। किसी भी तार का जो आवेश घनत्व होता है वो हमारा यहाँ से क्या होगा, वो इस तरीके से हमारा जो है वो लैम्डा होगा। बात समझे कि नहीं समझे। जब कोई तार की बात करेगा तो उस तार के आवेश घनत्व की बात करेगा, तो उस तार के आवेश घनत्व को हम लोग क्या सपोज करते हैं, ऐसे लैम्डा सपोज करते हैं। समझिएगा चीजों को। तब इस पृष्ठ को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। इस पृष्ठ को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, इस पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। और वो 3 भाग कौन कौन से होंगे, एक भाग ये हमारा हो गया, सपोज इस भाग को हमने S1 मान लिया, इस भाग को हमने S2 मान लिया, और सपोज इस भाग को हमने क्या मान लिया, S3 इस तरीके से मान लिया। बात समझे कि नहीं समझे। 3 भाग मैंने मान लिया इस पृष्ठ तार में। देखिए इस तरीके से 3 पृष्ठ है, एक S1 हो गया, दूसरा हमारा S2 हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, S3 हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पर सपोज एक छोटा पृष्ठ हम ऐसे मान लेंगे। ये इतना जो पृष्ठ है ये हमने इस S1 पृष्ठ का एक छोटा सा सरफेस मान लिया है, और इस छोटे सरफेस को हमने सपोज क्या मान लिया है, ये छोटा सरफेस जो है हमारा ये है सपोज DS1। तो ऐसे यहाँ S2 का अगर हम छोटा सरफेस सपोज करें, तो यहाँ से जो छोटा सरफेस सपोज करेंगे इसको हम सपोज मान लेंगे छोटे सरफेस को DS2, क्योंकि मैंने बताया था छोटे सरफेस के लिए हम D यूज करते हैं आगे, है ना। और ऐसे इस सरफेस के लिए भी बात करेंगे तो इस सरफेस के छोटे सरफेस को हम क्या सपोज कर लेंगे, DS3 सपोज कर लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इस तरीके से हम क्या सपोज कर लेंगे, 3 पृष्ठ के छोटे छोटे भाग को DS1 DS2 और ऐसे DS3 हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरीके से इसमें बात करें, या ऐसे हम बात कर सकते हैं, अगर हम सभी इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर की ओर ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ना करके हम इस तरीके से सपोज कुछ मान ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत हो तो इस तरीके से भी हम लोग ऐसे मान सकते हैं। सपोज क्या मान सकते हैं, अगर इसी को हम क्या करें, इस पृष्ठ को ऐसे ऊपर की ओर भी हम लोग क्या मान सकते हैं, इस पृष्ठ को ऐसे ऊपर की ओर DS1 मान लिया, क्योंकि ऊपर की ओर ये पृष्ठ है तो इसके क्षेत्रफल को DS1 मान लिया। ये इधर की ओर है तो इसको हम DS2 मान लेंगे, और इसको हम नीचे की ओर है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, DS3 इस तरीके से मान लेंगे। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर वैसे दिक्कत हो तो ऐसे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, अगर हम बात करें इस तरीके से, क्या बात करें, अगर इसका हम ऐसे बात करें इस प्रकार से, इस तरीके से अगर हम इस पर बात करें, तो बात करें अगर इसके बारे में हम, तो ये यहाँ से इस चालक से सपोज यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज R होगा। तो बताइए ये डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस भी R होगा,
और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस भी हमारा जो है ये क्या होने वाला है, r होने वाला है। और सपोज इस चालक से r दूरी पर यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ भी पॉइंट P है, यहाँ भी पॉइंट P है सपोज, और इसको पर हमको निकालनी सपोज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चालक से r दूरी पर हमको सपोज क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सपोज इस पॉइंट को हमने कुछ मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट को सपोज यहाँ पर P मान लिया और इस P पर हम लोग एकांक आवेश यहाँ मान लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट Q मान लेंगे, यहाँ भी हम ऐसे एकांक आवेश सपोज कर लेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐसे R मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर R मान लेंगे, और यहाँ भी हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, ऐसे एकांक आवेश सपोज कर लेंगे। तो 3 पॉइंट है P Q R, है ना, और तीनों जगह पर हमने क्या सपोज कर लिया है, एकांक आवेश ऐसे सपोज कर लिया है। क्यों सपोज कर लिया है, आइए हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एकांक आवेश इसलिए मैंने सपोज किया है, तब क्या होगा, ये जो प्लस आवेश है और प्लस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो इस प्रकार से इधर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ भी प्लस प्लस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ये इस तरीके से यहाँ हो जाएगी। और यहाँ भी प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार से यहाँ इधर की ओर हो जाएगी। तब हमको क्या निकालना है, गॉस की प्रमेय का प्रूफ करके हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ ds1 पृष्ठ से बल रेखा बाहर निकल रही, ds2 से बल रेखा बाहर निकल रही और ds3 से बल रेखा बाहर निकल रही है, तो इसे हम फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो एक बार हम s1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे, एक बार ds2 के लिए निकालेंगे, और एक बार ds3 के लिए हम लोग फ्लक्स का मान निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ds1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस ds1 पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको हम निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से क्या, ds1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ds1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम लोग इस तरीके से। ds1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे यहाँ से, ds1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ds1 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या मानेंगे, ds1 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम लोग ऐसे मानेंगे d phi e s1, मतलब d phi e s1, मतलब, या इसको हम थोड़ा सा सही से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, phi 1 भी मान सकते हैं, है ना। ds1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को सपोज हम लोग क्या मान लेंगे, ऐसे हम लोग phi 1 भी मान सकते हैं। और यहाँ से phi निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, phi निकालने का फार्मूला होता है E ds, और ds हमारा क्या है, ds1 है, तो E ds1, और ऐसे हमारा cos थीटा होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने फ्लक्स निकालने का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा phi 1 बराबर E इंटू ds1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा थीटा जो है, इस जगह पर थीटा अगर देखें तो थीटा हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, cos 90 रखेंगे, और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान जो है वो कितना होता है, 0 होता है। और 0 से पूरे का जो गुणा होगा वो 0 हो जाएगा, 0 से जो पूरे का गुणा होगा वो 0 हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा हो गया रिलेशन नंबर क्या, ये आ गया हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम इस पृष्ठ से निकालने की बात करें, किस पृष्ठ से, ds2 पृष्ठ से, तो इसको भी ऐसे हम लोग निकालेंगे। क्या, ds2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ds2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो ds2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ds2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तब वैद्युत फ्लक्स हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हमारा जो है इस तरीके से phi 2 हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है निकालने का, वही E इंटू, और phi 2 के लिए पृष्ठ हमारा ds2 होगा, तो ds2 इंटू कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। तब हमारा क्या हो जाएगा, तब phi 2 का जो मान आ जाएगा वो E इंटू
DS2, और यहाँ पर देखिए थीटा कितना होगा, इस पॉइंट पर अगर बात करें तो थीटा हमारा जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का जो मान 0 होगा तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तब यहाँ से फाई 2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, E इंटू DS2 आ जाएगा, और कॉस 0 इज 1 होता है, और ये हमारा रिलेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो ऐसे जैसे हम DS1 निकाले हैं उसी तरीके से हमारा DS3 निकल आएगा, क्योंकि दोनों पृष्ठ जो है वो समतल वृत्तीय पृष्ठ है, तो दोनों पृष्ठ सेम है, तो जो वैल्यू DS1 की वजह से आया है वह वैल्यू DS3 की वजह से आ जाएगा। तो हम निकालते हैं, इसको भी एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, देखिए ध्यान से। तो एक बार हम निकालेंगे किस पृष्ठ से, हम निकालेंगे DS3 पृष्ठ से। तो हम निकालेंगे DS3 पृष्ठ से, DS3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, DS3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। DS3 पृष्ठ से गुजरने वाला हम लोग ऐसे क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो उस फ्लक्स को हम लोग किससे लिखेंगे, उस फ्लक्स को लिखेंगे हम लोग किससे, φ3 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे उसको इस तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं, किससे, φ3 से। तो φ3 से लिखेंगे तो E इंटू कितना आ जाएगा, इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, इसका भी मान जो है वो, जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से, तो जैसे इस पृष्ठ के कारण फ्लक्स 0 आया है, तो ऐसे इसकी वजह से भी फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, इसके वजह से भी फ्लक्स जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा इस प्रकार से। और ये हो जाएगा हमारा रिलेशन नंबर क्या, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से 3 रिलेशन हो गया हमारे पास, एक रिलेशन फर्स्ट और एक रिलेशन सेकेंड हो गया, और एक यहाँ से हमारा रिलेशन थर्ड हो गया। तो 3 फ्लक्स हमें पता चल गया, तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हम निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स के बारे में, निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, है ना, संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे। तो निकालेंगे इस तरीके से, हम निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स के मान को निकालेंगे। तो हम निकालेंगे इस तरीके से, क्या, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम लोग इस तरीके से, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे लिखते हैं, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं ऐसे φ से। और φ निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, मतलब φ1 को जोड़ देंगे, φ2 को जोड़ देंगे, और इस तरीके से हम क्या जोड़ देंगे, φ3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, φe बराबर जो है, φ1 का मान कितना आया था, φ1 का मान जो है ये कितना आया है, 0 आया है, तो रख देंगे। φ1 का जो मान है वो 0 आया है। φ2 का मान कितना आया है, φ2 का जो मान है हमारा वो कितना आया है, E इंटू DS2 आया है, तो लिख देंगे कितना, इसका मान रख देंगे, E इंटू कितना रख देंगे, DS2 रख देंगे, और φ3 का वैल्यू हमारा कितना आया है, 0 आया है, तो ऐसे हम 0 रख देंगे। तब कितना हो जाएगा, तब यहाँ से φe बराबर जो बचेगा वो कितना बचेगा, E इंटू हमारा बचेगा कितना, E इंटू हमारा बचेगा इस तरीके से DS2 बचेगा। बात समझे कि नहीं समझे, φe बराबर कितना हमारा बचेगा, E इंटू DS2 बचेगा। ये देखिए, अब अगर हम बात करें आगे इसके बारे में, तो यहाँ से φe बराबर हो जाएगा E इंटू, अब यहाँ से देखो ये जो DS2 है, ये इतने भाग की अगर बात करें तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये इतना हमारा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, ये DS2 जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन के वक्र पृष्ठ निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा ऐसे होता है 2πRL होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख देंगे, φe बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू 2πRL आ जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा चीज़ों को। φe बराबर कितना आ गया, E इंटू 2πRL आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से E इंटू 2πRL आ गया, φ का मान आ गया, और इसको सपोज हम लोगों ने रिलेशन नंबर कितना सपोज कर लिया, 4 सपोज कर लिया। और हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब E का मान निकालना है। तो अब हम गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय, चूंकि हम लोग जानते हैं कि φ बराबर हमारा कितना होता है, Q अपान हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहीं पर लाकर मान रखेंगे, φ का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, E इंटू 2πRL। तो यहाँ φe की जगह पर क्या रखेंगे, हम रख देंगे इस तरीके से, E इंटू
2 पाई आर एल ऐसे रख देंगे, तब यहाँ अकेला बचेगा कौन, यहाँ पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ई है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ई को अकेला रोक लेंगे ऐसे, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो ई को अकेला रोक लेंगे, तो क्यू के नीचे बटे में कौन चला जाएगा, यहाँ से हमारा 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट है, और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ऐसे क्या आ जाएगा, आर एल आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं जो लैम्डा होता है, हमारा जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है, अगर हम बात करें लैम्डा जो है आवेश घनत्व है, तो आवेश घनत्व हमारा किसके बराबर होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आवेश घनत्व जो हमारा होता है लैम्डा जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो लैम्डा बराबर जो होता है वो होता है क्यू अपान एल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, क्यू अपान एल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू का जो मान है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा के साथ एल का गुणा हो जाएगा, मतलब आवेश घनत्व निकालने का फार्मूला होता है क्यू अपान एल। ठीक है ना। तो यहाँ से अनंत लंबाई के तार के लिए आवेश घनत्व निकालने का ये फार्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है। तो यहाँ से क्यू का मान लैम्डा इंटू एल आ जाएगा, तो यहाँ से लाके रखेंगे इसका मान, तब ई बराबर जो है हमारा हो जाएगा कितना, क्यू का मान हम रखेंगे तो क्यू का मान जो है वो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या बचेगा, बटे में हमारा इस तरीके से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल बचेगा, और एल से एल हमारा इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, एल से एल हमारा क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर फार्मूला नहीं पता है आपको तो। ठीक है ना। तब आगे कितना हो जाएगा, तब इस तरीके से आगे कितना हो जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा ई बराबर हमारा, अगर इसी को हम शब्दों में मतलब सही से लिखना चाहें तो यहाँ लैम्डा के नीचे हम किसको लिख देंगे, लैम्डा के नीचे इस तरीके से हम आर को लिख देंगे, और बटे में हमारा जो क्या है, बटे में जो हमारा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इस प्रकार से ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसके ऊपर कुछ नहीं तो हम कितना रख देंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं तो ऐसे हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे इस प्रकार से, और ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा जो फार्मूला आ जाएगा किसका, ये फार्मूला आ जाएगा हमारा किसका, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण क्या निकालने का फार्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला इस तरीके से हमारा क्या है आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम बात करें, अगर इसी फार्मूले को और थोड़ा सा हम सॉल्व करना चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, यहाँ क्या करेंगे, लैम्डा अपान आर है ना ऐसे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा अंश में करेंगे, 2 से हर में गुणा करेंगे, तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 2 का गुणा लैम्डा से होगा तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, और बचे में आर बचेगा। तो ये फार्मूला भी लगाकर हम न्यूमेरिकल्स को चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ये चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग ने क्या पढ़ा, अनंत लंबाई का ये सीधा आवेशित तार है, और इस अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण हम लोगों को क्या निकालना है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये इसका बड़े आसान वे में डेरिवेशन है, तो इसको चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ के चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बताइए ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आ गई हो तो आगे बात करते हैं, इस पर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। बताइए चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलिए आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चीज़ों को आपको कंसंट्रेट बना के पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, तो चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीनशॉट के बारे में। तो इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसके बारे में आगे का ये चीज़ें पोर्शन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एक समान अनंत समतल चादर के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले हेडिंग सपोज कर लेंगे, क्या हेडिंग जो है हमारी वह है एक समान आवेशित, डाल देते हैं हेडिंग। आप सभी भी अपनी कॉपी पेन पे साथ में हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग है हमारी, एक समान आवेशित, इस तरीके से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक समान आवेशित अनंत
समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए क्या होता है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चित्र को बनाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र इस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो आइए चित्र बनाते हैं हम सबसे पहले से, है ना। तो सबसे पहले एक हम चित्र इस तरीके से बना ले रहे हैं, इसका ध्यानपूर्वक समझिएगा चीज़ों को, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक क्या करेंगे, इसका एक चित्र बनाएंगे एक बेहतर सा। चलिए, तो इस तरीके से हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे इसका, और उस चित्र को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। जहाँ पे चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी बताइएगा हमको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक क्या करेंगे, इस तरीके से एक चित्र बनाएंगे, और सपोज ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, ये रहा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये इस तरीके से हमने एक समान आवेशित अनंत समतल चादर सपोज कर लिया। सपोज इस तरीके से ये हमारे पास एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, या इसी को थोड़ा सा हम सही से बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, ऐसा। तो ये एक समान आवेशित हमने अनंत समतल एक समान आवेशित चादर ऐसे सपोज बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस तरीके से हमने क्या किया, ये एक समान आवेशित चादर बना लिया, और सपोज इस एक समान आवेशित चादर से कोई बेलनाकार नली इस प्रकार से गई हुई है। इस एक समान आवेशित चादर से सपोज कोई ऐसे बेलनाकार नली जो है इसके अंदर से गई हुई है। किस प्रकार से गई हुई है, आइए बात करते हैं। तो सपोज इसके अंदर से एक बेलनाकार नली जो है वो इस प्रकार से गई हुई है, कैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो इस चादर के अंदर से ऐसे सपोज एक समान ऐसे एक बेलनाकार नली जो है इस प्रकार से गई हुई है। तो ये एक बेलनाकार नली है, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं बेहतर तरीके से, है ना। तो सपोज ये एक बेलनाकार नली जो है इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना। ये एक बेलनाकार नली इस तरीके से सपोज ऐसे क्या है, ये एक बेलनाकार नली है, इस तरीके से इसके अंदर से ऐसे होके गई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक समान आवेशित चादर, ये एक चादर है और इस चादर के अंदर से एक बेलनाकार नली इस प्रकार से गई हुई है। तो थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो यहाँ पर इसको सही से बना दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ऐसे सपोज ये एक बेलनाकार नली इस चादर के अंदर से ऐसे गई हुई है। तो क्या होगा, ये इस चादर के अंदर से गई हुई है तो इसके अंदर से ऐसे आई हुई है होल कर सपोज, ठीक है ना, तभी तो जाएगी, अन्यथा ऐसे कैसे जा सकती है। तब क्या हो जाएगा, तब अगर हम बात करें इस पर आवेश सपोज कर लें अगर, तो इस चादर पर सपोज जो आवेश है इस तरीके से, इस चादर पर ऐसे जो है धनात्मक आवेश ऐसे हैं, इस चादर पर ऐसे बहुत सारे क्या हैं, इस चादर पर ऐसे जो है वो बहुत सारे ऐसे धनात्मक आवेश जो हैं ये उपस्थित हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इस चादर पर बहुत सारे ऐसे धनात्मक आवेश हैं, तो यहाँ भी ऐसे धनात्मक आवेश जो होगा ये इस तरीके से इसमें ऐसे धनात्मक आवेश होगा। अब हम बात क्या करेंगे, अगर इसमें हम पृष्ठ सपोज करें तो इसमें भी हमारा कितना पृष्ठ हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम पृष्ठ सपोज करें तो कुल पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 पृष्ठ हो जाएगा। एक पृष्ठ हमारा ये S1 हो जाएगा, एक पृष्ठ हमारा जो है ये एक पृष्ठ जो है हमारा S2 हो जाएगा, और ये पृष्ठ जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पृष्ठ हो जाएंगे
एक पृष्ठ हमारा हो जाएगा क्या S1, एक पृष्ठ हमारा हो जाएगा S2 और एक पृष्ठ हमारा हो जाएगा क्या, वो पृष्ठ हमारा हो जाएगा S3 हो जाएगा। अब सपोज यहां से इस पृष्ठ से इधर जो S1 की दूरी है, ये दूरी जो है ये सपोज कितनी है R है, तो इस S2 से इस S3 के बीच की जो दूरी है ये सपोज ये भी हमारी कितनी है, ये भी हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है R है। तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर ये जो पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ जो है S1 पृष्ठ अगर यहाँ सपोज करें तो इस पृष्ठ को हम छोटा पृष्ठ कहीं पर यहाँ पर ऐसे कोई छोटा पृष्ठ मान लेंगे, तो छोटे पृष्ठ को हम DS1 लिख लेंगे, तो वैसे ये हमारा छोटा पृष्ठ DS2 हो जाएगा और ऐसे हमारा ये छोटा पृष्ठ जो है ये DS3 हो जाएगा। तो यहाँ पृष्ठ का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से इधर की ओर होगा, ये हमारा DS3 मतलब DS1 का डायरेक्शन है। यहाँ पर ऐसे हम सपोज करेंगे तो ये हमारा DS3 का डायरेक्शन इस तरीके से है, और अगर हम यहाँ DS2 का डायरेक्शन सपोज करें तो हमारा DS2 का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से हमारा DS2 का डायरेक्शन हो जाएगा। तब हम विद्युत क्षेत्र की अगर कल्पना करें, तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होने वाला है देखिएगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का अगर डायरेक्शन की हम बात करें, इस तरीके से अगर हम विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, ये प्लस आवेश है, यहाँ पर हम एकांक आवेश अगर सपोज करेंगे तो प्लस प्लस के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर की ओर हो जाएगी। सेम इधर भी ऐसे एकांक आवेश यहाँ सपोज करेंगे तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ सपोज करेंगे विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र किधर की ओर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जो है इधर की ओर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री का है, और यहाँ पर भी हमारा थीटा जो है वो क्या है, यहाँ भी हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो हमको क्या करना है, हमको एक बार फ्लक्स यहाँ पर निकालना है, एक बार फ्लक्स यहाँ पर निकालना है, एक बार फ्लक्स यहाँ पर निकालना है। तो कुल कितने पॉइंट पर निकालने पड़ेंगे, 3 पॉइंट पर, क्योंकि तीनों पृष्ठ से बल रेखा बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, पृष्ठ की फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फ्लक्सों की संख्या। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इस प्रकार से क्या, फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। डेरिवेशन को करने के लिए फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो कितने फ्लक्स कुल हमको पता चले हैं, कुल हमको 3 फ्लक्स पता चले, 3 पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहे हैं, बल रेखा बाहर निकल रही है, तो हमको तीनों पृष्ठ से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले पृष्ठ के फ्लक्स को हम लोग क्या मानेंगे, φ1 मानेंगे, दूसरे फ्लक्स को हम लोग φ2 मानेंगे, है ना, और तीसरे फ्लक्स को अगर ऐसे हम बात करें तो अगर हम φ1 निकालना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा E इंटू कितना हो जाएगा, पृष्ठ हमारा जो है वो DS1 है तो DS1 हो जाएगा, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो E इंटू DS1 और cos थीटा का जो मान है हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा 0 है, cos 0 का मान 1 होता है, लिखो चाहे ना लिखो। ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे अगर हम φ2 निकालेंगे, यहाँ थीटा 90 है तो यहाँ 90 होने के कारण फ्लक्स का मान जो है वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें φ3 का मान, अगर निकालना चाहें यहाँ से अगर हम φ3 का मान निकालना चाहें तो φ3 का मान, जो पृष्ठ ये वृत्तीय पृष्ठ ये है तो ये भी हमारा सेम है, तो जो मान हमारा φ1 का आया है वही मान हमारा φ3 का यहाँ से आएगा। तो कितना आया है, E इंटू DS1 आया है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, E इंटू हमारा पृष्ठ हमारा DS3 है इसलिए E इंटू DS3 हो जाएगा, और ये हमारा रिलेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से कुल 3 फ्लक्स पता चल गए। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालना है हमको। तो इस बेलनाकार नली का जो क्षेत्रफल है वो सपोज A है, तब क्या हो जाएगा, आगे हम निकालेंगे यहाँ से क्या, आगे यहाँ से हम लोग ऐसे निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स, हम लोग यहाँ आगे ऐसे निकालेंगे क्या, संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं, संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं φe से लिखते हैं। और φe निकालने के लिए हम तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3 को जोड़ देंगे, तब हमारा φe बराबर कितना हो जाएगा, φ1 का मान हमारा कितना है, E इंटू DS1 है, तो रखेंगे E इंटू DS1। φ2 हमारा 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, φ3 हमारा कितना है, E इंटू DS3 है,
तब कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ds1 हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमारा a है। तो इस तरीके से ds1 को हम लोग कितना लिख लेंगे, a लिख लेंगे, प्लस यहाँ भी लिखेंगे e इंटू ds3 को हम लोग कितना लिख लेंगे, उसका भी क्षेत्रफल a है तो a लिख देंगे, तो e a हो जाएगा। तब हमारा फाई e बराबर जो है e a और e a मिलके कितना e a हो जाएगा, 2e a हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान, यहाँ से हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। यहाँ से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम लोग लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट से। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से फाई का मान हम लोग 2e निकाले हैं, इसमें लाके रखेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा। तो वहाँ से फाई का मान जो है निकाले थे हम लोग 2e, तो फाई ई की जगह पर हमने 2e ऐसे रख दिया। देखिए यहाँ पर जो फाई है इस जगह पर हम इस 2e का मान लाके रख दिया, ठीक है ना। तो आगे लिखा है बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो लिख देंगे ऐसे। और हमको सपोज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी है, तो ई को अकेला रोकेंगे, तो हमारा Q और बटे में कौन चला जाएगा, बटे में हमारा जो है वो 2 आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और साथ में हमारा कौन आ जाएगा, A आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस समतल चादर के कारण, तो इस समतल चादर के आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से सपोज करते हैं। जैसे अनंत लंबाई के तार के आवेश घनत्व को हम लोग किससे सपोज किए थे, अनंत लंबाई के आवेश घनत्व को हम लोग किससे सपोज किए थे, तो अनंत लंबाई के आवेश घनत्व को हम लोग किससे सपोज किए थे, बताइए। अनंत लंबाई के आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से सपोज किए थे जैसे, तो वैसे यहाँ सिग्मा सपोज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम आवेश घनत्व का मान निकालेंगे, सिग्मा का मान निकालेंगे, तो सिग्मा का जो मान होता है, अगर यहाँ से हम सिग्मा का मान निकालें तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए होता है, फार्मूला ये हमारा होता है। तो अगर Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ से E बराबर हमारा हो जाएगा कितना, Q को हम लोग लिखेंगे यहाँ से सिग्मा इंटू कितना, सिग्मा इंटू ए लिखेंगे, और बटे में हमारा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, और ए से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब E बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा, और बटे में हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, अनंत लंबाई के अनंत समतल चादर के कारण, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण ये आ गया हमारा क्या, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बेहतर समझ में आनी चाहिए, बताइए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, और इस तरीके से ये हो गया इतना, और ये हम लोगों ने इतने डेरिवेशन को आज जो है यहाँ तक ही अभी तक मैंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो इतनी चीजें अगर आपको ना समझ में आई हो तो बताइए, हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 डेरिवेशन हुए, अभी एक डेरिवेशन और हमको इसमें पढ़ना है, तो उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। आ गई तो चीजों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको जो पीडीएफ है चैप्टर जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको बता देंगे कि इसमें पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से पूरे चैप्टर का पीडीएफ आप नोट कर सकते हैं। पूरी हैंड रिटन नोट्स आपको स्टूडेंट की लिखी हुई मिल जाएगी, और जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है तो उसको आपको बढ़िया वेब में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ाई करते रहिए, और नोट्स आपको जरूर मिलेगा, है ना, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, चीज़ें आपको सब बेहतर मिलने वाली हैं। तो बताइए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए फटाफट से। आ गई, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारा नेक्स्ट हेडिंग आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है। तो अगली हेडिंग जो हम लोगों की है
वो क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित, इस तरीके से आवेशित चालक के, आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर क्या निकालना है हमको, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से निकालना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होने वाली है यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं और पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं बेहतर तरीके से, और ध्यान पूर्वक आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है, चीजें बड़ी आसान है, बस आपको चीजों को क्या करना है, आसानी से समझना है। अब देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, आवेशित चालक के ठीक बाहर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है। तो सपोज इस तरीके से हम लोग एक आवेशित चालक सपोज कर ले रहे हैं। सपोज हमारे पास ये इस प्रकार से कोई आवेशित चालक है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से सपोज हमारे पास ये कोई क्या है, सपोज ये हमारे पास इस तरीके से कोई आवेशित चालक इस प्रकार से ऐसे है, ठीक। ये इस प्रकार से हमारे पास कोई आवेशित चालक है, और इस आवेशित चालक पर जो आवेश है, इस आवेशित चालक पर जो आवेश है, सपोज वो कितना है, धनात्मक आवेश है। इस आवेशित चालक पर जो आवेश है यहाँ पर क्या है, ऐसे धनात्मक आवेश है। तो यहाँ पर इधर भी हमारा क्या होगा, यहाँ भी ये आवेशित चालक है, तो ये भी, इस पर भी हमारा क्या है, या इधर साइड भी हमारा, अगर आवेशित चालक तो एक ही है ना, तो धनात्मक आवेश है तो धनात्मक ही होने वाला है इस प्रकार से। अब इसमें क्या है, सपोज इधर भी आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा मानेंगे, और इधर भी आवेश घनत्व को हम लोग क्या मानेंगे, सिग्मा मानेंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ आवेश घनत्व को हम लोग क्या मान लिए, सिग्मा मान लिए। तो इसमें दो साइड है, एक साइड क्या है, एक साइड सपोज ये, इस साइड को हमने क्या मान लिया, सपोज ए मान लिया, और इस साइड को सपोज हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। और इस आवेशित चालक के बाहर यहाँ पर कोई बिंदु है, इस आवेशित चालक के बाहर कोई बिंदु है, और वो बिंदु हमारा सपोज पी है, और इस पर ही हमको निकालनी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या करनी है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इस प्रकार से निकालनी है। तो यहाँ पर इस प्लस के कारण, इस प्लस यहाँ पर जहाँ पर पी होता है वहां पर एकांक आवेश सपोज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा की बात करें तो प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरीके से ये हो जाएगी ए, मतलब इस वाले साइड के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर की ओर होने वाली है, ठीक है ना। तो बात समझे कि नहीं समझे, बताइए, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये किसके कारण है, ये पृष्ठ ए के कारण है, इसीलिए यहाँ पर ई ए लिख दिया है। तो अगर हम पृष्ठ बी की वजह से निकालें तो प्लस ये है, प्लस ये है, तो पृष्ठ बी के कारण निकालेंगे तो इसकी भी दिशा इधर की ओर ही होगी, और ये आ जाएगा हमारा पृष्ठ बी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं, एक बार पृष्ठ ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार पृष्ठ बी के कारण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसके कारण, सबसे पहले निकालेंगे पृष्ठ, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसके कारण, पृष्ठ ए के कारण निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, पृष्ठ ए के कारण, पृष्ठ ए के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पृष्ठ ए के कारण विद्युत क्षेत्र की, पृष्ठ ए के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पृष्ठ ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखेंगे क्या, ई ए। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सिग्मा अपान कितना होता है, सिग्मा अपान हमारा कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से ई ए का मान निकालेंगे तो ई ए का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, रिलेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे पृष्ठ बी के कारण, ये जो पृष्ठ हमारा ये है बी, इसके वजह से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पृष्ठ बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से हम निकालेंगे पृष्ठ बी के
कारण निकालेंगे। तो हमारा पृष्ठ बी के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ बी के कारण हम निकालेंगे, तो पृष्ठ बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे इस तरीके से। तो पृष्ठ बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखेंगे कितना, ईबी लिखेंगे। वो भी हमारा कितना होगा, दूसरे पृष्ठ के कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहां से निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस तरीके से, क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस तरीके से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला क्या होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं ई से, और ई निकालने के लिए दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कर देंगे, ई ए और ई बी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन होने के कारण दोनों जुड़ जाएगा आपस में। तब आगे क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा ई बराबर, ई ए का जो मान है हम लोग कितना निकाले हैं, ई ए का मान निकाले हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सेम सेम है तो रखेंगे, ई ए का मान भी रखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई बी का भी मान जो है वो सिग्मा अपान कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट है। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, तब हमारा जो ई बराबर है सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, और बटे में ऐसे 2 एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है तो इसे लिख लेंगे। तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर हमारा जो है वो आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये आ गया किसी भी आवेशित चालक के बाहर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला। तो बताइए इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो आज के लिए हम क्लासेस को यहीं पर ही आज खत्म करेंगे, और इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कल, है ना। और कल इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, और उसके बाद इस पर हम न्यूमेरिकल्स पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बताइए चीजें आपको समझ में आई, सारी चीजें कि नहीं समझ में आई, आ गई है बेहतर तरीके से कि नहीं समझ में आई है, बताइए, कमेंट करिए। आपके कमेंट से ही तो पता चलेगा चीजें आपको अच्छी लग रही कि नहीं। चीजें जहां दिक्कत परेशानी हो रहा है तो उसको हम एक बार फिर से आप सभी के बीच में वीडियो लाके दूसरी बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बताइए फटाफट से चीजें आपको समझ में आई। तो तब तक के लिए आप हमको इजाजत दीजिएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच में एक बार फिर से अपनी धमाकेदार क्लासेस को लेकर आएंगे, और आप चीजों को आनंद लीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।